ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई वो समय है जिसमें हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई क्या होगा, डिके होगा, और हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई अनडिके होगा। ठीक है, तो कितना बचा, अगर हाफ डिके हो गया इनिशियली कितना है एन नॉट, तो कितना बचा रह गया एन नॉट बाई टू, तो एन बराबर एन नॉट बाई टू बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, अगर टू की पावर माइनस वन बराबर क्या ई की पावर माइनस लैम्डा टी, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, तो लॉग टू बेस सी माइनस वन बराबर लॉग बेस ई बेस ई बेस ई और ई की पावर माइनस लैम्डा टी, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, तो माइनस वन लॉग टू बेस ई बराबर माइनस लैम्डा टी लॉग ई बेस ई, और ये तो आपको पता होगा लॉग ए बेस ए या लॉग बी बेस बी, ये किसके बराबर होता है, वन के। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लॉग ए बेस बी लिखा है, तो किसी इसको अगर ए बेस बी लिखा है तो इसको किसी थर्ड बेस में ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी। अब ए और बी दोनों बराबर हो गए, तो ए दोनों बी बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वन। डायरेक्टली याद करो कि log a बेस ए या log e बेस e है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ये हमको पता है। तो और निगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखा लैम्डा टी बराबर क्या log टू बेस e, तो t बराबर log टू बेस e अपॉन लैम्डा, इसको t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t हाफ। अच्छा आखिरी में लिख दूंगा, अभी करूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ टाइम, या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे log टू बेस ई अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ ऑफ एनी न्यूक्लियाई क्या होगा 0 पॉइंट्स, अरे इसकी वैल्यू रख देते हैं log टू अपॉन ई, log टू की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी है वैल्यू 0.6963, कितना होता है 0.3, log टू की वैल्यू 0.3, दोबारा देखो बेस ई पर, हाँ तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 0.693, 0.693 अपॉन क्या, अपॉन लैम्डा, ये किसकी वैल्यू है टी हाफ। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, 0.30 होता है वो जो होता है ना, हाँ 3010, ये किस पे होता है, हाँ बेस 10 पे होता है, तो बेस ई पर निकालने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना मत याद रखो, ये रखो कि बेस ई पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0.693, याद रखना है 0.693 अपॉन लैम्डा, ये किसकी वैल्यू है हाफ लाइफ की, किसकी वैल्यू है हाफ लाइफ की। कंफ्यूज नहीं होंगे, वो तो जो हमने था 0.3010 किस पे था बेस 10 पर, ये क्या है बेस ई पर। देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब जैसे फॉसिल्स वगैरह होते हैं ना, या कोई जैसे बोलते पेड़ है कितने साल पुराना है ना, तो कार्बन डेटिंग वगैरह में इन सारी चीजों की क्या होती है यूज होता है, क्योंकि हम निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट इसमें, मान लो देख लेते हैं जैसे 6C14 जो भी वुड्स वगैरह होते हैं या कुछ होता है उसमें कार्बन का एलिमेंट्स होता है, फिर वो देखते हैं कि वो कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, कौन सा कितने न्यूक्लियाई उसके बचे हुए हैं या क्या है, तो उनकी स्टडी करके हम उसकी एक एवरेज लाइफ वगैरह
निकाल सकते हैं, एवरेज लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए होता है, मतलब इन सारी चीजों की मदद से ही हम करते हैं कि निकाल लेते हैं कि ये जो पेड़ है या ये जो फॉसिल है ये जो चीजें हैं ये हमको इतने 5000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, कैसे निकालते हैं, इन्हीं सारी चीजों से निकालते हैं। बहुत डिटेलिंग नहीं है आपकी कोर्स में। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ साइकिल। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर एन हाफ साइकिल। एन हाफ साइकिल, तो बताओ टी हाफ कितना आ रहा हमारे पास, टी हाफ कितना है, log 2 बेस ई अपॉन लैम्डा, यही तो है, log 2 बेस ई अपॉन लैम्डा। और हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से हम अगर निकालें तो t की वैल्यू रखो जरा, n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। अच्छा, t की वैल्यू क्यों निकालनी है, हाफ लाइफ तो वो टाइम ही होता है जिसमें क्या होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, मतलब n नॉट किसके बराबर हो जाएगा, n नॉट बाई 2। वैसे भी आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो आपका n बराबर n नॉट बाई 2 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर हाफ टाइम क्या है, अगर n है तो एक हाफ टाइम के बाद कितना बचा, अगर n नॉट है तो एक हाफ टाइम के बाद n नॉट बाई 2, 1 हाफ टाइम। अच्छा, 2 हाफ टाइम के बाद 0 हो गया, n नॉट बाई 2, फिर n नॉट बाई 2 खत्म, कितना n नॉट बाई 4। ये मत कहना सर एक टाइम में तो n नॉट बाई 2 हो गया, दूसरे में n नॉट बाई 2 खत्म हो गया, 2 हाफ टाइम में सारा डिसइंटीग्रेट हो गया, ऐसा नहीं है। n नॉट बाई 2 अब क्या होगा, अगला हाफ टाइम इस पे लगेगा ना, तो n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 4, ये 2 हाफ टाइम हो गया। 3 हाफ टाइम में कितना हो गया, n नॉट बाई 8, 4 में n नॉट बाई 16। देखते जैसे इसको बढ़ाते चले जाओ तो ये कम तो होता जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। कब 0 होगा, जब ये हाफ लाइन भी एकदम इनफाइनाइट होगा तब ये क्या होगा, 0 होगा, वरना ये 0 नहीं हो, कम तो हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट या डिके नहीं हो रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर n, n बराबर n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n क्या है, nth हाफ साइकिल है या नंबर ऑफ हाफ साइकिल लिख लो, n बराबर नंबर ऑफ हाफ साइकिल नहीं, हाफ लाइफ। nth हाफ, इसको भी हाफ साइकिल नहीं लिखिए, इसको लिख लिया हाफ लाइफ, हाफ लाइफ नॉट साइकिल, nth हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे 4 हाफ लाइफ हो गई, 5 हाफ लाइफ हो गई, तो कितना रिमेनिंग बचा ये आपको पता है। ठीक है, चलो 1-2 सवाल करते हैं। बस हो गया आपको। चले आगे चलें। अगर मैं बोलूं 4 हाफ साइकिल में कितना हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो क्या बताएंगे, n नॉट अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो गया, n नॉट अपॉन 16। देखो n नॉट अपॉन 16 आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज 100 न्यूक्लियाई।
at t is equal to 0 a radioactive sample has 100 nuclei, यानी कि n0 की वैल्यू कितनी है 100 है। at t is equal to 1 second, at t is equal to 1 second the number of nuclei left, number of nuclei left कितना है 90, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट मतलब n दिया है ना, कितना है 90। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट t is equal to 2 सेकेंड, एट t is equal to 2 सेकेंड। at t is equal to 0 number of nuclei are 100, at t is equal to 1 second number of nuclei left are 90, तो t बराबर 2 सेकेंड पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट होंगे ना। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट t is equal to 2 सेकेंड। ऑप्शन में दे देता हूं, यस बोलो। चलो लगाओ। अब इसमें लॉगरिथम आनी चाहिए, लॉग नहीं आता है तो सवाल अटक जाएगा। लगाओ। आया किसी से? एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला मत लगाइएगा, लॉग का फॉर्मूला लगाइएगा। लॉग वाला फॉर्मूला बताया था ना, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके का लॉग में फॉर्मूला बताया था, वो लगाइए। लॉग n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी, इसको लगाओ। चलो करते हैं, साथ में करते हैं। बताइए, हमने देखा है कि log n अपॉन n नॉट बराबर क्या होता है, बेस ही होता है ना, ये बराबर माइनस लैम्डा टी। तो n कितना है बच्चों, n की वैल्यू जब t बराबर 1 है तो n बराबर कितना है 90 है, और जब t बराबर 2 है तो n हमको निकालना है, यही तो क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कितना न्यूक्लियाई लेफ्ट हो रहा है, तो जब और n नॉट आपका फिक्स है, n नॉट कितना 100 है, तो log जब हम 1 सेकेंड में रखते हैं एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने न्यूक्लियाई बचे हुए बताइए, बोलो भाई। 90 बचे हैं और इनिशियली कितने थे 100 थे, बराबर माइनस लैम्डा इंटू 1, खत्म हो गई बात। ठीक है, एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड क्या हो गया, लॉग बेस ही। मान लिया कि x नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे बचेंगे, सपोज दैट x हमारे बचेंगे। इनिशियली थे कितने, अब ये मत ले लेना 90, इनिशियली कितने थे 100 माइनस लैम्डा इंटू 2, 2/1 कर लो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा log बेस ही x अपॉन 100,
अपॉन लॉग बेस ई। 90/100 है, इसको 9/10 लिख लो, सही है। बराबर क्या, बराबर ये लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा कट गया, माइनस माइनस कट गया, कितना बचा 2। सही है यहां तक एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को इधर लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि log x अपॉन 100 किसका, बेस ई, बराबर 2 log e 9/100। अच्छा ये n log m है, n log m बराबर log m की पावर n, कर सकता हूं ना। तो इसका मतलब है कि log x अपॉन 100 बेस e बराबर log बेस e n अपॉन 100 का स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहा, अच्छा 9/10 है ना, हाँ चलो सॉरी, 9/10 का स्क्वायर। तो यहां पर हो गया log x अपॉन 100 बेस e बराबर log बेस e, ऊपर कितना हो गया 81/100। अरे सही है। अब log से log काट दिया, काट दें, नहीं, एक्चुअल में लगता है तुम लोगों को कट रहा है लेकिन कट नहीं रहा है, टेकिंग एंटी लॉग ना। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, टेकिंग एंटी लॉग। अरे तुम लोग को लिखना तो है नहीं कहीं, लेकिन फिर भी समझ लो क्योंकि डायरेक्टली मत काटना है। टेकिंग क्या है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड में एंटी लॉग लिया तो x अपॉन 100 बराबर क्या 81/100। अब 100 काट दूं, अब तो कटेगा ही, x बराबर 81। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखो ये चलेगा दिमाग तभी जब तुम्हारा लॉग मजबूत होगा, और इसमें लॉग की जरूरत है। लॉग है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपको इसमें मैनिपुलेट करने पड़ेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, चलें एक सवाल और करें। कोई कंफ्यूजन है बताओ, बोलो आकाश, क्या नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आया, नहीं, क्या नहीं, बोलो बोलो तो, कहां पर प्लस होगा, हाँ 9/100 लिखा, 9/10 लिखना चाहिए, हाँ तो सही कर लो। अरे बच्चों अब इतना समझ लो, 9/10 यहां तो लिखा ही है, अब सही है। ये 9/981, हाँ सही तो है। चलो जल्दी करो जल्दी करो, 2-3 सवाल कराएंगे। क्या हुआ सर, बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, अब डांटते बहुत है बच्चों। चलिए आगे चले बच्चों, चलिए लिखिए इना। अब ये सवाल आप लोग करिए ना, मैं चाहता हूं आप लोग करिए। इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल, इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, number of undecayed nuclei decreases from, number of undecayed nuclei decreases from 8,000 to undecayed nuclei is decreases from 8,000 to 1,000 in 9 days, in 9 days. Find half life and decay constant.
फाइंड हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। बोलो। इनिशियली में अनडिकेड निकलाई कितने थे? 8000। और 9 दिन बाद कितने रह गए? क्या आएगा? 3। हाँ ठीक है, 3 आएगा। ये तो डायरेक्ट निकाल दिए होगे। लैम्डा, लैम्डा निकालो। अरे 3 कैसे निकाल दिया? एक हाफ लाइफ, एक इसमें क्या है टोटल नंबर आप, अच्छा पहले हाफ लाइफ तो निकालो, अभी बता देंगे, दोनों बता देंगे। अरे करने लगोगे होने लगेगा सवाल, परेशान मत होइए। फॉर्मूला लगाइए, वही लॉग का फॉर्मूला। इसको देखते ही फॉर्मूला की याद आई। यहां पर अनडिकेड निकले कितने स्टार्टिंग में? 8000। अब कितने रह गए? 1000। तो 1000 क्या है? कैपिटल एन। एन नॉट कितना है? 8000। रखो पॉइंट। हाँ सही है। और कितने टाइम में हो रहा है? देखो टाइम है यहां पर, टाइम सेकंड और उसमें नहीं आएगा। हाँ डे में, ईयर में भी आ सकता है। अब एक है 100 साल में डिके हो रहा है, 200 साल में डिके हो रहा है, 500 साल में डिके हो रहा है। सवाल लगाना शुरू कर दीजिए बच्चों, अच्छे से सवाल लगाइए। देखिए लॉग एन अपॉन एन नॉट, ये फॉर्मूला किसको इसको पता है बताइए? माइनस लैम्डा टी। पता है सबको फॉर्मूला? पता है ना? लगाओ भी, अप्लाई करो। लॉग कितना? एन कितना? 1000 अपॉन कितना? 8000 बराबर कितना? माइनस लैम्डा। कितने दिन में हो रहा है? 9 डेज में, इंटू 9। ये सारे कैंसिल, तो ये 2 की पावर 3 ऊपर ले आओ तो कितना हो जाएगा? लॉग 2 की पावर -3 बेस ई बराबर माइनस लैम्डा इंटू 9। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हो? -3 log 2 बेस ई, इसको माइनस लैम्डा, इसको 3 का स्क्वायर, तो एक 3 से ये कैंसिल, तो लैम्डा बराबर क्या? लैम्डा बराबर log 2 बेस ई अपॉन 3। ये क्या आ गया? डिके कांस्टेंट। ये क्या आ गया? डिके कांस्टेंट। हाफ लाइफ क्या होती है? अरे हाफ लाइफ क्या होती है? log 2 बेस ई अपॉन क्या? लैम्डा। रख दो वैल्यू, log 2 बेस ई अपॉन log 2 बेस ई अपॉन 3 बराबर कितना आ गया? 3 सेकेंड। अरे भाई ये दे रखा है डेज में, तो ये भी क्या आ जाएगा? डेज में, तो 3 डेज। कितना हाफ लाइफ हो इसकी? 3 डेज। 3 दिन क्या है? हाफ लाइफ। अब देखो हमारे पास सैंपल कितने थे बच्चों बताइए? 8000। तो 3 दिन में कितना हो गया सैंपल? 4000। बोलो 8000 था, एक हाफ लाइफ में सैंपल क्या हो जाता है? आधा। तो 3 दिन में क्या हाफ लाइफ कितनी आई? 3 दिन। तो 8000 था, तो अब कितना हो गया? 4000। फिर 3 दिन बाद कितना हो जाएगा? अब 3 दिन बाद फिर कितना हो जाएगा? 2000। फिर 3 दिन बाद कितना हो जाएगा? 1000। तो 8000 से 1000 आने में कितना दिन लगा? 9। क्वेश्चन पढ़ो। 8000 to 1000 इन 9 डेज। बात आपकी करेक्ट है, सही है। अरे सेट हो गया मामला। जैसे ये समझे इसके हिसाब से आप क्वेश्चन भी समझ गए। 8000 3 दिन में कितना हो गया? 4000। 4000 फिर 3 दिन में कितना हो गया? 2000। फिर 3 दिन में कितना हो गया? इस सैंपल का और आधा 1000। तो टोटल कितना लगा 8000 से 1000 आने में? 9 डेज लगे आपको। ठीक है, चलिए हाँ
हाँ बताओ, अब लेके थोड़ा ना आए, और करा दूं, अभी डेटा नहीं मेरे पास, करा दूंगा मैं। नहीं है बेटा, डेटा ही नहीं है, अभी एक्टिविटी पे कराता हूं। एक्टिविटी और ये भी चीजें क्या हैं, सेम है, उसके ऊपर कराते हैं। लिखो एक्टिविटी ऑफ ए, ये समझ में आ गया, आगे समझ में, आगे चलो। अब लिखिए एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। रुको देखूं, अगर हो तो करा ही दूं एक सवाल। देखो जो भी फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, जैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता था, dn बाई dt बराबर क्या होता था, प्रोपोर्शनल टू एन। यही से हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ क्या था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा ही उसका रेट होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेट होगा। तो इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी कोई शब्द अलग नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। लिख लो, एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन मतलब किसको बोलते हैं, आर बराबर माइनस डी एन बाई डी टी। आप चैप्टर का नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम है, रेडियो एक्टिविटी। तो उसमें एक्टिविटी क्या है, यही है। एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी इज आर, इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एनी न्यूक्लियाई। रेट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी न्यूक्लियाई। और आपको रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ से पता है कि माइनस डी एन बाई डी टी किसके बराबर होता है, लैम्डा टी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लैम्डा एन के बराबर, सॉरी लैम्डा एन के बराबर। यहीं से तो हम लोग कंटिन्यू किए थे आगे, फिर हमने इंटीग्रेट किया था, फिर आगे कहानी निकाली थी। तो आपने देखा कि R बराबर क्या हो गया, लैम्डा एन। एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। और R बराबर लैम्डा एन की वैल्यू रख दीजिए, एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और ये जो टर्म हो जाएगा इसको बोलेंगे आर नॉट। क्या बोलेंगे, आर नॉट। तो आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट है आपकी इनिशियल एक्टिविटी। क्या है, इनिशियल एक्टिविटी। टी की वैल्यू 0 रखो, अगर टी की वैल्यू 0 रखोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, एन नॉट इंटू लैम्डा। और ये आपकी क्या है, एक्टिविटी एट टाइम टी। एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी, ये क्या है, आर। फॉर्मूले एकदम सिमिलर हैं, समझिए। एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और यहां पर क्या है, आर बराबर आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एकदम सेम फॉर्मूला, हर चीज क्या है, एकदम सेम। कुछ लोग को तो कंफ्यूजन भी रहता है कि दोनों चीजें क्या हैं, सेम ही हैं, लेकिन दोनों चीजें सेम नहीं है। वहां पर एन बराबर एन नॉट वो अलग चीज है, ये क्या है, ये है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी न्यूक्लियाई माइनस डी एन बाई डी टी। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करिए।
और इस फॉर्मूले को भी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, तो इसको भी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो कोई पूछे ये भी लॉ है, हाँ बिल्कुल लॉ है। एक्टिविटी किसके बराबर है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, dn बाई dt, और dn बाई dt किसके बराबर है, लैम्डा n के बराबर है। ठीक है, अब देखो लैम्डा को इसके टर्म में भी डिफाइन किया गया है, कहीं आ जाए तो ये मत करना कि ये चीज गलत है। जैसे r बराबर और ना डी की पावर लैम्डा t, ग्राफ बना सकते हैं इसका, ग्राफ बनाइए। t बराबर 1 अपॉन लैम्डा 0.368 r naught. What is lambda? Lambda is the reciprocal of the time at which activity is 36.8% of the initial activity. Activity is the remaining activity is the 36.8% of the initial activity, or this is the time, this is the reciprocal of time, lambda is a reciprocal of the time at which 63.2% of the activity will vanish, उसको क्या बोलेंगे हम, यहां से भी हम लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं ना भाई। कितनी एक्टिविटी बची, 36.8%, कितनी चली गई, 63.2%। ठीक है, इसके टर्म में भी हम लोग लिखते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है, एकदम एग्जैक्ट हैं, कोई अंतर नहीं है। बस ये याद रखिए, r बराबर लैम्डा n, r बराबर लैम्डा n, यहां से आप सारा चीज लिख सकते हैं। चलिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, लिखाता हूं। ये क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसकी यूनिट्स लिखते हैं हम लोग। जैसे कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे यूरेनियम ये बहुत ही एक्टिव है, ऐसे बोलते हैं बहुत ही ज्यादा क्या है, ये एक्टिव है। कोई सैंपल है, उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं आप लोग, बताइए। मैंने कहा किसी सैंपल की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है, मतलब डीके पर सेकेंड, यानी कि रेट जो है dn बाई dt, बात समझो बच्चों, माइनस dn बाई, माइनस तो आगे केवल क्योंकि न्यूक्लियाई कम होते हैं, dn बाई dt जो डीके हो रहा है उसका रेट क्या है, ज्यादा, तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। ये तो जनरली समझ में भी आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा एक्टिव है कोई रेडियो एक्टिव सैंपल, तो उसका मतलब क्या, उससे बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेज वगैरह निकल रही होंगी। और रेज क्यों निकलेंगी, जब डिसइंटीग्रेट करेगा न्यूक्लियाई तभी तो निकलेंगी, डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा तो क्यों निकलेंगी। अल्फा बीटा गामा की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्यों निकलता है, जब न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूक्लियाई डिके करेगा तभी तो अल्फा बीटा गामा निकलेगा। तो जो सैंपल जितना ज्यादा उसका रेट ऑफ न्यूक्लियाई का डिके, वो उतना ज्यादा ही रेडियो एक्टिव, उतना ज्यादा ही रेडियो एक्टिव। समझ में आ गया। तो इसकी यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। तो इसको लिख लो, 3 यूनिट है इसकी। फर्स्ट 1 becquerel, BECQUEREL, इसको BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 BQ बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन
पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब एक न्यूक्लियाई इसका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट या डीके दोनों एक ही शब्द है, डिसइंटीग्रेट और डीके। उसके बाद दूसरी यूनिट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6 BQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बराबर 1 बैकुरल। तो रदरफोर्ड बराबर 10 की पावर 6 बैकुरल। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, आजकल नीट में बहुत छोटे छोटे सवाल ही पूछने लग गए हैं। 1 क्यूरी, क्यूरी कहां से आई, वही मैडम क्यूरी। 1 CI बराबर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये पूरा लिखना तुम लोग, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, यानी कि 3.7 इंटू 10 की पावर 10 क्या BQ। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, हाँ क्यूरी की, हाँ मैडम क्यूरी। तो 1 क्यूरी बैकुरल, बहुत स्टार्टिंग में बैकुरल ने तो बताया था, सोचो। फिर रदरफोर्ड ने काम किया तो छोटी सी यूनिट बना दी, सबसे आखिरी में कौन आई, क्यूरी। बैकुरल साहब तो बहुत स्टार्टिंग में इसका फिनोमिना जब इजाद हुआ था तब उन्होंने क्या बताया था, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी जब एकदम स्टार्टिंग था तब उन्होंने बताया था। तो उन्होंने थोड़ा सा ही बता दिया कि हाँ भाई हमारा नाम रख दो, 1 बैकुरल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। फिर रदरफोर्ड ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए ना, थोड़ा सा कुछ किया, कैलकुलेशन वगैरह किया, तो उन्होंने कहा रेडिएशन थोड़ा थोड़ा निकल रहा, बहुत निकल रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं है। बैकुरल साहब ने तो एक ही बताया, एक एक की कहां तक स्टडी करते रहेंगे। तो हमने क्या किया 10 की पावर 6 को, फिर क्यूरी आई, कही अरे तुम भी गलत बता रहे हो भाई, 10 की पावर 6 थोड़ा उससे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 10। अरे इस कहानी बना के याद कर लो, याद हो जाएगा। याद हो गया। बैकुरल बहुत ही पुराने स्टार्टिंग ही थी, तो कितना बता दें, बैकुरल साहब बड़ी यूनिट रख दें, नहीं, वो तो स्टार्टिंग बात बताई, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को हम बोल देंगे 1 बैकुरल। फिर रदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया, कुछ कहानी बताई, तो क्या हो गया, ये बार बार क्यों आ जा रहे हैं, रदरफोर्ड के बुरा मान रहा है क्या। तो 10 की पावर 6 क्या हो गया डिसइंटीग्रेशन। फिर क्यूरी ने उसके ऊपर रिसर्च किया, क्यूरी ने उसके ऊपर एडवांस रिसर्च की, तो क्यूरी ने फिर अच्छा खासा बताया कि नहीं भाई इसको बोलो कम से कम इतनी यूनिट लेंगे तब हम मानेंगे। ठीक है, चलेंगे। बोलो तो एक एनालॉजी और बताऊं, जैसे किसी के पास कम पैसा है तो 10 रुपए बोलता है, किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो लाखों में बात करता है, और ज्यादा पैसा आ जाता है तो मिलियंस में बात करने लगता है ना। अरे कितने रुपए हैं, जेब में 10 रुपए पड़े, 10 ही रुपए पड़े, लाखों कमाने लगो 10 लाख पड़े, फिर और ज्यादा कमाने लगो तो फिर तुम डॉलर्स में बात करोगे। जैसे कंपनी होती है, इसकी वैल्यूएशन क्या बोलते हैं, $8,000। तो क्या है, ज्यादा बड़ी यूनिट है तो ज्यादा है। अरे समझ में आ गया, कुछ याद हो गया थोड़ा बहुत, चले चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना, रदरफोर्ड पूछ लेते, कहेंगे अरे रदरफोर्ड का तो मॉडल पढ़े थे, ये क्या है। रदरफोर्ड इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे। इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल देयर आर 10 की पावर 15 एटम, in a radioactive sample there are 10 की power 15 atom and the activity is 6 into 10 की power 11 becquerel, and the activity is 6 into 10 की power 11 becquerel. Find decay constant and half life. Find decay constant. In a radioactive sample there are 10 की power 15 atom and activity is 6 into 10 की power 11 becquerel. Find decay constant and half life. Find decay constant and half life. चलिए निकालिए, बहुत जल्दी निकालिए, एकदम गोली की स्पीड से, जल्दी करो।
बच्चों एक प्लान कर रहे हैं, आप लोग बताइए। 20 तारीख से जो नीट की ओरिजिनल टेस्ट सीरीज है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 20 मार्च से। सिलेबस थोड़ा बहुत अगर बचा रहेगा तो टीचर जो है खत्म करता रहेगा, बाकी इसको स्टार्ट कर दें 20 से, 20 मार्च से स्टार्ट कर देते हैं ना। उसमें प्लान ये कर रहे हैं कि जैसे 2-2, 3-3 यूनिट आएगी, जैसे फिजिक्स की मान लो 2 यूनिट आई, केमिस्ट्री की 2 यूनिट आई, मतलब 2 चैप्टर आए, हाँ बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर आए, इसका एक पेपर हो गया। ठीक है, बात समझ लो, प्लानिंग समझ लीजिए। कुछ आपका सजेशन हो तो मुझे बता दो, ठीक है। पहले हमने सोचा था 1 अप्रैल से करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल से करेंगे तो बेटा 30 अप्रैल तक फिर तुम लोग को करेंगे, फिर 1-2 फुल लेंथ कराने पड़ेंगे ना, तो 2 ही 3 बचेगा, तो उसमें रिवाइज क्या करोगे। मैं चाहता हूं कम से कम 10 दिन पहले तुमको फ्री कर दूं, क्योंकि बेटा 10 दिन चाहिए आपको, 8-10 दिन चाहिए रिवीजन के लिए। यहाँ पे भी 8-10 घंटा 6 घंटा पढ़ ही रहे हो ना। अगर मान लो 2-4 चैप्टर रह जाए तो रह जाए, जो है वो तो कंसंट्रेट करो ना। कोशिश ये रहेगी खत्म हो जाए बेटा, खत्म कर भी दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म कर देंगे 20 मार्च तक सिलेबस। और 20 मार्च के बाद फिर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल ये पढ़ना थोड़ा ना इंपॉर्टेंट, स्पीड इंपॉर्टेंट है। सवाल लगाओ, जैसे लगा तरह से सवाल आंसर आ गया। तो प्लान मेरा क्या है, मैंने पेपर वगैरह भी मंगा लिए हैं, बहुत अच्छा अरेंज कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे पेपर, जैसे 2-2 यूनिट बनी तो पेपर 1 करा लिया मैंने, ठीक है। उसके 2 दिन बाद मैंने पेपर 2 करा लिया, फिर तीसरे दिन इन दोनों का कंबाइंड पेपर करा लिया। बात समझो, 2 यूनिट फिर 2 यूनिट फिर 4 यूनिट का कंबाइंड, ठीक है। फिर 2 यूनिट 2 यूनिट फिर 4 यूनिट का कंबाइंड, फिर 2 यूनिट 2 यूनिट फिर 4 यूनिट का कंबाइंड। इस तरीके का कम से कम 15 टेस्ट कराऊंगा। प्लान मेरा 15 टेस्ट का है। उसके बाद 3 फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, फिर ये सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सारा आपका रिवाइज होगा, फिर 3, अच्छा इस जो के क्वेश्चन कराऊंगा उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा, फिजिक्स का ही नहीं सबका, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन हमको आपको देंगे। क्वेश्चन डाउट्स आप पूछ सकते हो किसी भी टीचर से इंडिविजुअल, बाकी सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। सोल्यूशन से भी तो फायदा होता ही है ना। मान लो बहुत सारे बच्चे शाई हैं या नहीं पूछना चाहते हैं या मौका नहीं मिल रहा, तो हमने सोल्यूशन दे के, मैं फिजिक्स का सोल्यूशन भेजता हूं तो पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है, लग जाता है सवाल। मान लो नहीं लगा तो कुछ समझ में तो आता है थोड़ा बहुत, तो वो कर लेंगे। उसके बाद हम 3 टेस्ट करा देंगे, 2-3, और वो 2-3 टेस्ट जिन बच्चों के 15 ऑब्जेक्टिव नहीं अच्छे होंगे वो चाहे नहीं देंगे, लेकिन जो बच्चों ने पूरे सारे टेस्ट दिए हैं वो बच्चे तीनों देंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारा टॉपिक कमजोर पड़ रहा है तो आप टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे तो फुल लेंथ देने नहीं आना ना। अगर ये है कि ये सारे, मैं तो चाहता हूं कि सारा करो ना, फिर फुल लेंथ देना, 3 दिन फुल लेंथ देना, और नीट के दिन एकदम स्ट्रेस नहीं, हाथ हिलाते चले जाना, एग्जाम देके चले आना। ये समझना कि बस यहीं पे आके एग्जाम दिए हैं। टेंशन ले लोगे तो पेपर होगा नहीं, टेंशन ले लोगे तो पेपर होगा। जैसे आप यहां पर बैठते हो वैसे ही समझो कि जहां जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में एग्जाम है हमारा, बस ऐसे ही सोच के चले जाना जहां भी पेपर होगा। ये मत सोचना कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रेशर आ जाएगा। और प्रेशर मतलब परफॉर्मेंस खत्म, प्रेशर का मतलब है परफॉर्मेंस खत्म। तो मैं 1 अप्रैल से सोचा था, लेकिन 20 मार्च से स्टार्ट करते हैं। 20 मार्च से स्टार्ट करूंगा तो 20 अप्रैल तक ये खत्म हो जाएगा। 20 अप्रैल तक खत्म होगा, 2-3 फुल लेंथ करा दूंगा, तो आपको 25-26 को मैं फ्री कर दूंगा, 25-26 फ्री कर दूंगा, 7 को आपका पेपर है। ठीक रहेगा, बोलो ठीक है। तो अभी जितना इधर एक्स्ट्रा क्लास वास कुछ लेनी पड़ेगी तो उसमें आप लोग चले आइएगा, एक्स्ट्रा क्लास वास लेके सब खत्म कर देंगे सिलेबस पूरा अच्छे से, ठीक है। चलो, कुछ आप लोग का सजेशन होगा तो आप लोग को बताइएगा, प्लानिंग मेरी यही है। हो गया बच्चों, सवाल आंसर बताओ। नहीं आया? अरे R बराबर लैम्डा निकालो। हाँ, लैम्डा की वैल्यू बताओ। हाँ, अरे शिवम ये फार्मूला ही भूल गए तुम, R बराबर लैम्डा एन, कुछ दिया है इसमें, कुछ दिया ही नहीं है। बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि एक्टिविटी को नहीं समझ पाते हैं, या इसमें तो दिया है रेडिएटिव सैंपल कितना आइटम दिया है, 10 की पावर 15, तो n कितना दिया है 10 की पावर 15, R बराबर कितना दिया है 6 इंटू 10 की पावर 11, कुछ नहीं, बस रख दो फॉर्मूले पे, हो गया सवाल। लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो टी हाफ बराबर क्या 0.693 अपॉन लैम्डा, खत्म हो गया सवाल। एक्टिविटी कुछ बच्चे नहीं पढ़े होते हैं, छोड़ देते हैं, अरे तो ये तो बराबर ही, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी इज लैम्डा एन, ठीक है। चलिए
किताब से पढ़िए तो लगता है कि दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर बराबर क्या है, लैम्डा एन के बराबर है। हाँ, फॉर्मूले इसके सिमिलर हैं, जो सारे फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर हैं। लिखो, जैसे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, यहां पर भी फॉर्मूला अप्लीकेबल है। आर बराबर आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन, फॉर्मूले सिमिलर हैं। लिखो, द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल reduces to 1 upon 16. The activity of a sample reduces to 1 upon 16 of its initial value, reduced to 1 upon 16, reduced to 1 upon 16 in 24 hour, in 24 hour. Calculate half life and decay constant. Calculate half life and decay constant. Calculate half life and decay constant. The activity of a sample reduces to 1 upon 16 of its initial value in 24 hour. Calculate half life and decay constant. Calculate half life and decay constant. चलिए निकालिए, कितना आ गया, 6। सही है, हाफ लाइफ आई गई तो डीके कांस्टेंट आ ही गया। हाँ, ये स्पीड होनी चाहिए, सवाल आया कि आंसर आ गया, हो गया, वेरी गुड। चले आ गया, निकालो भाई, ये फॉर्मूला बता दिया ना, निकालो। आर बराबर, देखो ये आर बराबर क्या है, आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन, और इसमें कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल रिड्यूसेस टू 1 अपॉन 16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कितनी देर में, 24 घंटे में। कितने में, 24 घंटे में, ठीक है। तो आर बराबर, ये आपका हो गया आर नॉट बाई 16 बराबर आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 4 बराबर 1 अपॉन 2 की पावर एन। तो एन बराबर कितना, एन बराबर 4, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 24 घंटा। तो हाफ लाइफ कितनी हुई, 6, हाफ लाइफ कितनी हुई, 6 आवर, ठीक है। और क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है ना, तो 693 अपॉन क्या, टी हाफ, यहां से लैम्डा निकाल लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा सवाल और कर लो। नहीं समझ में आया, बोलो। देखो बेटा, आर बराबर आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन होता है, एन बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हम मैंने बोला एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 1 अपॉन 16, पहले कितनी थी आर नॉट, अब कितनी हो गई, आर नॉट बाई 16, आर नॉट कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 16 बराबर 1 अपॉन 2 की पावर एन, और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, तो 1 अपॉन 2 की पावर 4 बराबर 1 अपॉन 2 की पावर एन। कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 मतलब क्या, 4 हाफ साइकिल, 4 हाफ साइकिल। भाई एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ साइकिल, टोटल टाइम कितना लग रहा है 24 आवर, अपॉन 4 करोगे कितना आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ साइकिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल आ गई तो लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी, आप यहां से क्या निकाल लेंगे, डीके कांस्टेंट। सौम्या बताओ, हो गया, नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूले करो बेटा, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, और कोई और नहीं करने आएगा। चलो आगे चलें। देखो एक बात और समझो, हो गया, आगे चलें, थोड़ा तेजी से चलते हैं बच्चों, नहीं तो समय नहीं है बहुत ज्यादा। एक होता है मीन लाइफ, एक होता है
मीन लाइफ, और इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ ऑफ डिके, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ डिके। देखो कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, कोई रेडियो एक्टिव मान लीजिए यूरेनियम का या किसी चीज का क्या है सैंपल है, उसमें बहुत सारे क्या होंगे न्यूक्लियाई होंगे, और सारे न्यूक्लियाई क्या कर रहे होंगे डिके कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो एक न्यूक्लियाई है और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो एक तरह से ही डिके करे। जो उसके अंदर अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उन सबका जो लाइफ है, उन सबकी जो लाइफ है वो क्या है अलग अलग है। भाई ये तो होगा कि डिके करने में समय कितना लग रहा है इनफाइनाइट, डिके करने में समय कितना लग रहा है इनफाइनाइट ना, लेकिन कितना देर डिके करेगा ये हमारा निश्चित नहीं है। हो सकता है कोई अभी से डिके स्टार्ट कर दे, हो सकता है कोई 100 साल बाद भी स्टार्ट ना करे। कोई न्यूक्लियाई अभी डिके स्टार्ट कर दे, कोई न्यूक्लियाई हो सकता है कि 100 साल बाद भी डिके ना स्टार्ट करे। तो जो अभी से किया और जो 100 साल बाद किया उनकी लाइफ में 100 साल का तो अंतर वैसे ही आ गया ना। तो सबकी लाइफ क्या है अलग अलग है, सबकी लाइफ क्या है अलग अलग है। तो उसका एक एवरेज लाइफ का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको पढ़ना है। एवरेज लाइफ होती है टाउ बराबर 1 अपॉन डिके कांस्टेंट, टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्डा। इतना ही आपको पढ़ना है ना, लिख लो बस। इट इज द एवरेज ऑफ लाइफ, it is the average of life of all the nuclei in the sample. It is the average of life of all the nuclei in the sample. तो टाउ हो गया, टाउ बराबर 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 1 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ, ये हो गया टाउ, ये हो गया टाउ। तो टाउ बराबर इसको सॉल्व करेंगे, टाउ बराबर आएगा 1.44 टी हाफ। तो कितना भी टाइम होगा एवरेज टाइम जो होगा वो हाफ टाइम से तो ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन आते हैं जैसे एवरेज टाइम जो है वो हाफ टाइम से क्या होगा ज्यादा, ज्यादा भी लगभग 1.5 गुना लग रहा है। कितना लग रहा है लगभग 1.5 के लगभग मल्टीपल है, तो क्या हो रहा है लगभग 1.5 गुना है, हाफ लाइफ का लगभग 1.5 गुना है, या 1.44 टी हाफ। तो एवरेज लाइफ इज मोर देन हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ हाफ लाइफ मतलब एवरेज लाइफ जो होगी हाफ लाइफ से तो ज्यादा होगी ही, ठीक है। एवरेज लाइफ इज मोर देन हाफ लाइफ। चलिए हो गया बच्चों। चलिए इसके साथ आप लोग का ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट खत्म होता है, रेडियो एक्टिविटी हो गई हमारी। अब हमारा बचा है बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का पार्ट थोड़ा सा। तो हेडिंग डालो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।